जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो या फिर कोई स्मोक कर रहा है तो उससे लेग्स में ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट कैसे हो रहा है, मतलब क्या मेजर फैक्टर होता है, इसका कॉज क्या है? दुनिया में करीबन हर 30 सेकंड एक डायबिटिक का पाँव निकलता है। डायबिटीज अपने आप में एम्पुटेशन का सबसे बड़ा कारण है। स्मोकिंग अगले नंबर पे आता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स तीसरे नंबर पे आता है कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में करीबन 5 लाख एम्पुटीज हैं। बहुत जल्दी हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड से होके हम एम्पुटेशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी हो जाएंगे। ये एक और हमें नई बात पता पड़ी कि अगर एम्पुटेशन है तो किसी भी परिवार को इस परिस्थिति में देखना कि उसका किसी परिजन का पाँव निकलने वाला है, मैं ये मानता हूँ कि ये स्टेटमेंट देना मेरे लिए, एक जज जो डेथ सेंटेंस देता है, मेरे लिए ये स्टेटमेंट वही मायने रखता है। लेकिन कुछ कारण है जिसके लिए वो बोलते हैं कि आपको स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए। बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में सरकार नहीं बताती। वेलकम एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है लिम्ब एम्पुटेशन, मतलब सर्जिकली हाथ या पैर को रिमूव करना, और कैसे हम इस दुनिया को बना सकते हैं एम्पुटेशन फ्री वर्ल्ड। इस टॉपिक को डिटेल में समझाने के लिए हमारे साथ है एक वेल नोन पर्सनालिटी और एस्टीम्ड गेस्ट डॉक्टर आदर्श काबरा सर। सर ने अपने मोर देन 20 ईयर्स की प्रैक्टिस में 10,000 प्लस लिम्ब सेविंग सर्जरीज परफॉर्म करी हैं। राजस्थान के टॉप 3 सर्जन्स में इनका नाम आता है। फर्स्ट पेरिफेरल वेस्कुलर सर्जन हु इज करंटली वर्किंग एट अपेक्स हॉस्पिटल। लेट्स गिव अ वेरी वार्म वेलकम टू आदर्श सर। वेलकम आदर्श सर। थैंक यू। सर, तो आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एम्पुटेशन को लेके है, और इसमें बहुत सी मेडिकल टर्म्स आएंगी जो हम नॉर्मल लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। सो ट्राई करेंगे कि इस कॉन्वर्सेशन को अपन लेमन टर्म्स में रखेंगे, इजीली कैसे समझाया सकता है। एब्सोल्युटली। जी सर। तो सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा, एक सीरीज बनाई है हमने पूरी। तो पहला क्वेश्चन है सर, एम्पुटेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, क्या है इसका मतलब? एम्पुटेशन साधारण टर्म के अंदर अंग विच्छेद करना, शरीर से किसी अंग को निकालना। मोस्ट कॉमनली ये उंगली या पाँव या हाथों पे करा जाता है। पाँव की मात्रा हाथों के मुकाबले 90% टू 10% रहती है, शायद उससे भी ज़्यादा। और उँगलियाँ सबसे ज़्यादा निकाली जाती हैं। अगर किसी की उँगली काली पड़ जाती है या नाखून कोई खराब हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत रेयरली उँगली निकालने की परिस्थिति पड़ सकती है। जी सर। तो सर इसके जो लिम्ब एम्पुटेशन आपने बताया उंगली काली पड़ जाती है, इसका मेजर कॉज क्या रहता है? जैसे जनरली हम जो समझते हैं वो ये है कि जैसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होते हैं उससे हाथ कटना होता है, रोड इंजरीज में, एक्सीडेंट वगैरह में रहता है। हम जनरली इसी बारे में जानते हैं, तो क्या यही रीजंस होते हैं या और भी कोई रीजन है इसका? देखिए, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के द्वारा जारी करी जानकारी के अनुसार, दुनिया में करीबन हर 30 सेकंड एक डायबिटिक का पाँव निकलता है। यह एक बहुत गंभीर परिस्थिति है। डायबिटीज़ अपने आप में एम्पुटेशन का सबसे बड़ा कारण है। डायबिटीज़ के कारण होने वाली खून की नसों में रुकावट, उनके कारण जो ब्लॉकेजेस होने लग जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है। स्मोकिंग अगले नंबर पे आता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स तीसरे नंबर पे आता है। कैंसर संबंधित अंग विच्छेद करना, पाँव निकालना या हाथ निकालना, यह मात्र 2% से भी कम परिस्थितियों में देखा जाता है। मतलब सर मेजर कॉज अगर आप देखें तो डायबिटीज एंड स्मोकिंग आते हैं। जी हाँ। अच्छा अच्छा। तो सर इसका मैग्नीट्यूड के बारे में अगर बात करें, लाइक कितना बड़ा थ्रेट है, अपन सिर्फ इंडिया की बात करते हैं तो ये कितना बड़ा थ्रेट है इंडिया को लेके बात करें तो? देखिए, इंडिया का पर से हमारे पास ऐसा कोई मेजर डेटा नहीं है, लेकिन अनुमानित यह है कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में करीबन 5 लाख एम्पुटीज़ हैं, ओके। जिनका घुटने के नीचे नहीं तो घुटने के ऊपर से जो है पाँव निकाला जा चुका है। इस नंबर को करीबन 25,000 से हम हर साल से ऐड करते हैं। दुविधाजनक बात ये है कि हिंदुस्तान डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले कि अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के अनुसार हर 30 सेकंड में एक डायबिटिक का पाँव निकलता है। तो यदि हमने इस कॉज़ के ऊपर, इस बीमारी के ऊपर बहुत जल्दी आक्रमण करके इसको कंट्रोल नहीं करा, बहुत जल्दी हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड से होके हम एम्पुटेशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी हो जाएँगे। जी सर। तो मतलब हमें डायबिटीज पे इस पे ज्यादा फोकस करना रहा है। हमें हेल्थ, लाइफ़स्टाइल, मेडिकेशंस, डायबिटीज़, स्मोकिंग, फ़िटनेस, सब चीज़ों पे फ़ोकस करना पड़ेगा। जी सर। सर मैंने ये भी सुना है गैंग्रीन और फ्रॉस्ट बाइट की वजह से भी एम्पुटेशन करना होता है। देखिए, फ्रॉस्ट बाइट के कारण भी गैंग्रीन होता है। फ्रॉस्ट बाइट अक्सर एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट्स और एल्टीट्यूड्स में देखा जाता है। जी सर। अ,
प्लेन्स में और जो है हिली एरियाज़ है, जैसे राजस्थान अपना रेगिस्तान है, यहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट नहीं देखा जाता। लेकिन हाँ, गैंग्रीन जो है एक बहुत अहम कारण है लिम्ब एम्पुटेशन का, और इसका मेन कारण डायबिटीज़ एंड स्मोकिंग। और अगर कोई व्यक्ति दोनों में इन्वॉल्व्ड है, जिसको डायबिटीज़ भी है और वो स्मोक भी करता है, तो इससे बड़ी बड़ी जो है दुविधाजनक समस्या नहीं हो सकती। यह परिस्थिति कई घातक कैंसर से भी बुरी होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत खराब रह जाती है, लिम्ब एम्पुटेशंस, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, इनकी पॉसिबिलिटी भी इन 2 परेशानियों के साथ बहुत अधिक मात्रा के अंदर बढ़ जाती है। जी सर। सर एक बेसिक मैकेनिज्म समझा सकते हैं, मतलब जैसे किसी को डायबिटीज है तो या फिर कोई स्मोक कर रहा है तो उससे लेग्स में ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट कैसे हो रहा है, मतलब क्या मेजर फैक्टर होता है, इसका कॉज क्या है? देखिए, आमतौर पे हम ये जानते हैं कि हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है। जी। हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि हार्ट को जो खून की नसें जो सप्लाई करती हैं, वो ब्लॉक होने लग जाती हैं। स्ट्रोक भी इसी कारण होता है। अब जनता यह नहीं जानती कि यही समस्याएँ पेट और पाँव में भी हो सकती हैं। लोगों को यह नहीं मालूम कि खून की नसें पाँव में भी होती हैं, हाथ में भी होती हैं, और अगर वहाँ नसें होती हैं, तो क्या वो भी ब्लॉक हो सकती हैं? आम तौर पे मेरे को ये एक बड़ा अचंभा-सा सवाल जो है लोगों के चेहरे पे दिखाई देता है कि साहब, हार्ट अटैक तो हमने सुना, लेकिन आप कह रहे हो कि हमारी पाँव की नसें ब्लॉक हो गई, ये कैसे हो गया? मेन कारण इसका डायबिटीज़ और स्मोकिंग। इनके कारण कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, वो ब्लड वेसल्स में डिपॉज़िट होने लग जाता है। डायबिटीज़ और स्मोकिंग दोनों अपनी एजिंग के प्रोसेस को और ज़्यादा तेज़ कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोज़िशन के चक्कर में उनमें ब्लॉकेजेस आने लग जाते हैं। और जैसे-जैसे वो बड़ा होते जाता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉज़िट और बढ़ता जाता है, खून की नस उतनी सिकुड़ती जाती है। खून की नस के पास भी उतनी ही जगह होती है अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए। तो जब ब्लॉकेजेस शुरू में चालू होते हैं, तो नस एक बार उसको अकोमोडेट करने के लिए अपने आप को बड़ा करने का प्रयास करती है। लेकिन एक समय के बाद नस की भी एक एक्सपेंशन कैपेसिटी होती है, और वो कैपेसिटी ओवररन करके जो ब्लॉकेजेस होते हैं, वो धीरे-धीरे बढ़ के पूरी नस को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर ब्लॉकेज के आगे खून का बहाव कम हो जाता है, और वो खून का बहाव कम होने के कारण अगर मानो कोई छोटी-सी भी चोट लगती है, आप नाखून काट रहे हैं, घर में चलते हुए जो है आपको मानो अंगूठे पे या चटकी उंगली पे कहीं फर्नीचर से चोट लग जाए, जी। तो ये घाव इतनी आसानी से भरते नहीं हैं, और यही आगे चल के नॉन हीलिंग अल्सर्स और गैंग्रीन के अंदर डेवलप कर जाते जी, जी। मतलब सर ये तो काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक से सिमिलर बात हो गई, हैं। जी वही हाँ, सेम कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ। अच्छा, अच्छा। तो सर गैंग्रीन क्या होता है बेसिकली, ये होता क्या है? अंग का काला पड़ जाना जी। और एकदम सख्त हो जाना, उसको गैंग्रीन बोलते हैं। तो ये किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है? जी नहीं, ये बेसिकली ब्लड सप्लाई की कमती होने से या एब्सेंट होने से हो जाता है। जी। ओके सर, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर एम्प्यूटेशन मतलब आपने जो फैक्टर्स बताया उसकी वजह से किसी का पैर काटना पड़ा या हाथ काटना पड़ रहा है, तो इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं सर? अब पीटीएसडी जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जी हाँ, डिसऑर्डर होता जी है, हाँ, इमोशनल इशू होते हैं। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मेरे एसीएल टॉर्न हो गया था नी का, तो वो सर्जरी हुई थी, उसी से रिकवर होने में मुझे काफी टाइम लगा था। जी हाँ। और स्टिल दिमाग में रहता है कि लाइक पैर वीक तो नहीं है भागते टाइम, जंप करते टाइम। तो ये तो एम्प्यूटेशन की बात हो रही है, तो इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या रहते हैं सर? देखिए, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसके मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं। सोशल, जी। लोकल, फ़ैमिलियल, सब तरफ से इसमें इम्पैक्ट करता है। आप अगर फ़ैमिलियल इम्पैक्ट की तरफ देखें, अगर मानो आपको ये जान के अचंभा होगा कि मैक्सिमम एम्पुटेशंस जो होते हैं, वो 18 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक होते हैं। जी। ठीक है? 18 से 35-40 साल की उम्र तक मैक्सिमम कॉज़ जो होता है, वो है ट्रॉमा। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, फॉल फ्रॉम हाइट्स, किसी भी कारण से कोई इंजरी हो गई हो, वो मेन कारण रहता है। 45-40 की उम्र के बाद 60-65 साल की उम्र तक मैक्सिमम कारण होता है खून की नसों में ब्लॉकेज होना। अब आप ये देखिए, 45 से 50-60 साल की उम्र तक इंसान अपने पारिवारिक जीवन में इस प्रकार से व्यस्त होता है, उसको अपना घर भी चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, काम भी करना है, जो है अपने आगे तरक्की भी करनी है, घूमने भी जाना होता है। अगर आप सीढ़ी नहीं चढ़ पाते,
आप ऑब्वियसली ऑफिस कैसे जा पाओगे? कई बार अपने पास बस में चढ़ने के लिए अपने पास रैंप नहीं होता, जी, ट्रेन में चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती हैं, रैंप नहीं होता। हर जगह कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, तो आप घूमना फिरना कैसे करोगे? अगर आपका डेस्क जॉब है, तो फिर तो ठीक है, फिर भी आप व्हील चेयर पे बैठ के, अपनी कुर्सी पे बैठ के आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको बाजार में घूम के काम करना है, तो वो आप कैसे करोगे? आपने सड़क पे कई जो है ट्राईसाइकिल्स देखी होंगी, जो विकलांग चलाते हैं। जी, ये उनकी मोबिलिटी के लिए दिया जाता है, लेकिन हर जगह वो साइकिल लेके जा नहीं पाते। बिल्कुल। जी, ठीक है? तो ये एक फ़ैमिलियल और एक सोशल इम्पैक्ट आ जाता है। कोई विकलांग अगर आपके पास एक जॉब माँगने आता है, तो आप भी 2 बार सोचते हो कि मैं उसको काम दूँ कि नहीं दूँ? क्या मैं जितना काम उसे करवाना चाहता हूँ, जितनी मैं उसको सैलरी दूँगा, क्या वो उतना काम कर पाएगा? क्या उतना वो भाग पाएगा? तो अल्टीमेटली एक सोशल स्टिग्मा डेवलप हो जाता है। लोग उसको एक विकलांग के नाम से जानने लग जाते हैं। ये नहीं कहते कि मिस्टर एक्स वाई ज़ेड जो है वो कंपनी के इतने बड़े मैनेजर हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि मिस्टर एक्स वाई ज़ेड का एक्सीडेंट हो गया, उनका पाँव कट गया, अब वो घर बैठे हुए हैं। जी, तो ये एक बहुत जबरदस्त फ़ैमिलियल और सोशल स्टिग्मा है। अगर मानो किसी रिक्शे वाले का पाँव कट जाए, जी, तो वो रिक्शा कैसे चलाएगा? किसी लेबरर का पाँव कट जाए, तो वो रिक्शा कैसे चलाएगा? आज की तारीख में आप आधे पाँव के साथ या ड आप आज के अपने पास 2 पाँव हैं। जी, आप डेढ़ पाँव के साथ गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि बिल्कुल। ट्रैफिक डिपार्टमेंट आपको परमिशन नहीं देगा। अच्छा, ये नहीं पता था सर। ठीक है? जी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट आपको परमिशन नहीं देगा। अगर आप प्रोस्थेसिस लेके भी जाते हो, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप गाड़ी चलाने के लिए सक्षम हो। नहीं उसके तो लिए आपको लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। अच्छा अलग से टेस्ट देने जी होंगे? हाँ, आपको अलग से टेस्ट देने पड़ते हैं उसके लिए। जी, जी, ठीक है? मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ता है। तो अगर आप गाड़ी भी नहीं चला सकते, यानी आप ड्राइवर रखो, आपको मूव करना है तो। ड्राइवर अपने आप में सस्ते नहीं आते। जी, तो सब तरफ से एक एम्पुटी को हर प्रकार से मार खानी पड़ती है। बिल्कुल सर। तो इट इज़ I would say not worse, it is probably equivalent to PTSD. In PTSD, you cannot do what you want to do because you're under stress. In amputation, you're not allowed to do what you want to do. It's not just psychological but It's a very, physically. yes, it is a very serious physical as well as psychological impact. You get rejection from everywhere, Right, right, right? And that rejection in turn turns you into PTSD. Maybe a lesser form of PTSD, but it just pushes you further and further into depression. right sir. How do you come out of that depression? It's very, very difficult. So, where do you start? You need to start by preventing amputations Right, right, and teach and educating the public that listen, be careful. right sir. Because जैसा आपने बताया डिप्रेशन की तरफ लीड कर रहा है, then it also leads to many suicide cases as well. Yes, it does. क्योंकि It अब does. अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं रही। नहीं होता, नहीं हो पाता। आप कैसे कर पाएंगे? बहुत मुश्किल हो जाता है किसी को भी एक नॉर्मल लाइफ एक एम्पुटेशन के साथ जीने में। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट होते हैं इसके, जी हाँ, तो फाइनेंशियल भी आएगा, जैसे आपने बताया जॉब्स के लिए अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, बहुत से प्रोफेशन तो उसकी लिस्ट से ही गायब हो गए, वो कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो सर इस अब ये कंडीशन आ गई, अब उसके लिए प्रोस्थेटिक, जैसे अगर अपन सिर्फ अभी लेग की बात करते हैं, जी हाँ, तो उसके लिए प्रोस्थेटिक लेग अवेलेबल होते जी हैं। हाँ। अब उससे कितनी मोबिलिटी होती है, कॉस्टिंग क्या रहती है, कैसे अवेलेबल होते हैं, इनके बारे में बताइए सर। देखिए, बहुत साल पहले राजस्थान के अंदर ही जो है डॉक्टर पीके सेठी और साथ में उनके कुछ असिस्टेंट्स और सर्जन्स ने मिलकर जयपुर फुट का निर्माण करा था। जी सर। आज की तारीख में जयपुर फुट खुद एक रिनाउंड टेक्नोलॉजी है, लेकिन जयपुर फुट के साथ कुछ समस्याएं हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि जयपुर फुट खराब है। जयपुर फुट बिल्कुल भी खराब नहीं है। जयपुर फुट ने सैकड़ों लोगों को वापस चलने की उम्मीद दी है। जी सर। वियतनाम वॉर के अंदर भी बाद में जो एम्पुटेट हो गए थे वॉर के बाद या लैंडमाइंस के चक्कर में, उनको भी जो है जयपुर फुट के थ्रू एम्बुलेट करने का मौका वापस मिला है। जी लेकिन जयपुर फुट के साथ आपकी जो नॉर्मल चाल है वो नहीं हो पाती। जी सर। दूसरा, प्रोस्थेसिस अपने आप में बहुत हैवी होता है। तो आज की तारीख में जो प्रोस्थेसिस बन रहे हैं चिप बेस्ड, और जो मटेरियल आपके स्पेस शटल में काम में आता है, जी उसी मटेरियल से जो है आज की तारीख में आपके नए प्रोस्थेसिस बन रहे हैं। जितना घुटने के पास या घुटने के नीचे से अगर मानो आपका पाँव निकाला जाता है, उसके लिए अगर प्रोस्थेसिस लगाना है, जी तो उसमें एक सिंगल जॉइंटेड प्रोस्थेसिस लगता है। ओके। उसकी कॉस्ट काफी कम होती है। लेकिन जितने ज्यादा जॉइंट्स अपने को लगाने पड़ते हैं, उसकी कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, मोबिलिटी उतनी हैम्पर होने लग जाती है। जी प्रोस्थेसिस जरूरी क्यों है? देखिए,
हम एक कंसेप्ट में बिलीव करते हैं जिसको कार्डियक वर्कलोड बोलते हैं। हार्ट के ऊपर वर्कलोड कितना बढ़ेगा, अच्छा जी। ठीक है? और यदि अपन अपने दोनों पाँव पे चलते हैं, तो उसमें वर्कलोड हार्ट का बहुत कम होता है। लेकिन अगर यही चीज़ आप ये मान के चलो कि अगर आपके पाँव के ऊपर 5-5 किलो के बाट लगा दिए जाएँ हुँ, और आप उसके साथ चलो, तो आपका वर्कलोड बहुत जल्दी बढ़ जाता है। आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ दौड़ने लग जाती है, जी, ठीक है? हार्ट रेट तेज़ होने से, वर्कलोड तेज़ होने से, ऐसी परिस्थिति के अंदर लोगों को साइलेंट अटैक्स आने लग जाते हैं। ओके, So one thing leads to the other, and it's not that amputation is leading only to depression. Amputation is also leading to other problems ओके, ओ like heart attacks and like stroke. ये एक और हमें नई बात पता पड़ी कि अगर एम्पुटेशन है तो हार्ट अटैक का खतरा और बढ़ जाएगा। जी हाँ, क्योंकि आपका काम करने की जो एनर्जी आपको चाहिए, हाँ जी, सर। उतना ही मूव करने के लिए एनर्जी जो चाहिए, वो एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है। और एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ते से ही हार्ट पे लोड पड़ने लग जाता है। अपन जब एक्सरसाइज करते हैं, हाँ जी, तो अपने स्मार्ट वॉच पे देखते हैं, अपनी पल्स देखते हैं कि अपनी हार्ट रेट जो नॉर्मल जो 60 से 70-80 तक रहनी चाहिए, वो 120-130 चली जाती है। जी, एम्पुटेशन के बाद कई बार यही हार्ट रेट जो है ऑन एन एवरेज 100-110 रहती है। हम भले ही उसको दवाइयों से कितनी कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, लेकिन जो एक्स्ट्रा एफर्ट जो लगाना पड़ता है, जी सर, वो अपने आप पे एक स्ट्रेनफुल एक्सरसाइज होती है। जी सर। तो मतलब सर जैसे आपने बताया हार्ट रेट वाले एक्सरसाइज के बारे में, तो ऐसे ऑडियंस में से काफ़ी लोग जिम जाते होंगे, जी हाँ। तो एक एक्सरसाइज वो परफॉर्म करवाई जाती है आजकल पैर में ऐसे बाँधते हैं वो वेट बाँध के चलना, तो मतलब वहाँ पर जो हम थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो एम्पुटेशन के बाद हमारा नॉर्मल हो गया। एक तरह से वो पूरे टाइम हम एक्स्ट्रा वेट लेके चल रहे हैं, तो इससे हार्ट अटैक इंड्यूस हो सकते हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज करना बंद कर दें, हैं। जी, ठीक है? एक्सरसाइज करने से आपकी जो है मसल ग्रोथ होती है। जी सर। एक्स्ट्रा मसल को सप्लाई करने के लिए ब्लड वेसल भी एक्सपैंड करता है। जी, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट सब में होता है। आप में भी हो रहा है, मेरे में भी हो रहा है, जी, सब में हो रहा है। लेकिन अगर मानो आपका वेसल 4 मिलीमीटर का है और उसमें करीबन 20% जो है करीबन 0.8 का अगर उसके अंदर जो है ब्लॉकेज आ रही है, जी। और वही पॉइंट तो वो सिग्निफिकेंट तो नहीं है, लेकिन वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अच्छा, लेकिन अगर वही साइज़, वही जगह पे वेसल किसी और की मानो 4 की जगह 7 मिलीमीटर की है जी, और उसके अंदर 0.8 मिलीमीटर का जो है वो सिकुड़न बैठी हुई है, जी। तो ऑब्वियसली वो 0.8 मिलीमीटर की सिकुड़न 7 मिलीमीटर की आर्टरी के लिए कोई मायने नहीं रखती। हुँ। लेकिन वो 0.8% की सिकुड़न 4 मिलीमीटर की आर्टरी के लिए जो है धीरे-धीरे बढ़ के समस्या कर सकती है। तो एक्सरसाइज के कारण आपकी मसल ग्रोथ होती है, ओके, ब्लड वेसल की साइज की ग्रोथ होती है, ब्लड जो आपका पहुंचता है वो और ज्यादा पहुंचता है, और अल्टीमेटली एक्सरसाइज से जो है आपके शरीर के अंदर एक एंडोर्फिन्स और बाकी हार्मोन्स के चक्कर में जो है जो ये रिलीज होते हैं, तो एक फील गुड फैक्टर आता है, ठीक है? हुँ। एक्सरसाइज मेक्स यू फील गुड, एक्सरसाइज मेक्स यू हेल्दी, एक्सरसाइज नेवर किल्ड एनीबॉडी, राइट, right? Unless you are doing it to such an extent that it becomes difficult for your body to sustain it. इट कोलैप्सेस, It collapses. राइट, So exercise according to your age, exercise to your limit, try and push that limit, but don't go overboard. राइट। So exercise is definitely helpful. It should be done by everybody. राइट सर। एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया सर आपने कि एक्सरसाइज अलग-अलग एज के हिसाब से अलग-अलग करनी चाहिए और लिमिट्स को पुश करना है बट ओवरबोर्ड नहीं जाना। Overboard नहीं जी जाना। सर। आजकल काफ़ी हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं सर एक्सरसाइज करते हुए जी हाँ। डेथ हो जाना। जी हाँ, जी। वो भी एक बहुत चिंताजनक विषय हो जाता है। हमको भी बड़ा दुख होता है जब देखते हैं कि जो है 35 साल की उम्र के अंदर कोई यंग आदमी जो है हार्ट अटैक लेके हमारी लैब में होता है। सो इट इज़ वेरी पेनफुल। हमको भी डर लगता है कि इसने ऐसा क्या कर दिया कि जो है हम जनता को बचा सकें कि आप कुछ जो है थोड़ा बच के रहो, थोड़ा बी केयरफुल। जी सर। But at times it becomes very difficult to even fathom the kind of problems, especially happening in young people. राइट सर। तो सर इसके लिए प्रिकॉशंस और लाइफस्टाइल की बात मैं करना चाह रहा था कि एम्पुटेशन से बचने के क्या प्रिकॉशंस लें, और लाइफस्टाइल में जैसे आपने एक पॉइंट बताया था एक्सरसाइज, तो उसमें मैं थोड़ा सा इलेबरेशन चाहूंगा कि कौन सी एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस किया जाए। जैसे एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है, वो जी वेट हाँ। लिफ्टिंग होती है, जी हाँ। सेकंड आती है कार्डियोवास्कुलर, जो कार्डियो बेसिकली इसे कहते हैं। तो इन दोनों में से किस पे फोकस करना चाहिए और इसके लिए प्रिकॉशंस इसके बारे में देखिए, बताइए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, जी, ठीक है? आई मीन दिस इज़ a subject of PhD dissertations in a lot of universities. ओके सर। But to touch upon it in a very short manner, आप जो टॉलरेट कर सकते हो वो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और आपको अपनी लिमिट पुश करनी चाहिए। अगर आपको चलना पसंद है तो आप चलो,
आपको सीढ़ी चढ़ के मल्टीपल फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स चढ़ के जो है अगर आपको अपनी एक्सरसाइज करना पसंद है, आप वो करो। आपको स्विमिंग पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, आप वो करें। हर इंसान अपना एक अलग रवैया ढूँढता है एक्सरसाइज करने का। जी। हर रोज हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपको आधे घंटे से 40 मिनट तक कुछ समय एक्सरसाइज पे डिवोट करना चाहिए। कुछ समय अपने लिए डिवोट करना चाहिए। ज़िंदगी की भाग-दौड़ हमेशा चलती रहेगी। लेकिन जब तक हम अपने लिए डिवोट नहीं करेंगे, जी, तब तक हम अपने साथ वालों के लिए और अपने परिजनों के लिए भी डिवोट नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल। इफ आई एम नॉट फिट, हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माय फैमिली? राइट सर। हाउ डज़ एनीबॉडी टेक केयर ऑफ देयर फैमिली इफ दे आर नॉट फिट? जी, So exercise is paramount. What you want to do is up to you. टू यू। But something should be done. फिजिकल एक्टिविटी कुछ होनी कुछ ना चाहिए। कुछ होनी चाहिए। जी सर, ठीक है। और सर और प्रिकॉशंस क्या फॉलो किए जा सकते हैं? देखिए, जैसे कि अभी कुछ देर पहले अपन ने डिस्कस करा कि इसकी फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जिसके हुँ, कारण हुँ। से एम्पुटेशन होता है। सबसे पहला फैक्टर आया डायबिटीज़ का और आया स्मोकिंग का। डायबिटीज़ अपने आप में एक बड़ी विकट परिस्थिति है। शुगर कंट्रोल करना शुरू दिन से बहुत ज़रूरी है। इस बात को डिनाई करना कि मुझे डायबिटीज़ नहीं है, 200 की शुगर तो ऐसे ही आती होगी, मशीन खराब है, ये भ्रम है। अपने मन को सांत्वना देने की बात है जी, और अपने आप से चीटिंग करने की बात। अपने आप से चीटिंग करने में किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। स्मोकिंग करने में अच्छा लगता है, स्टाइलिश लगता है, लेकिन अल्टीमेटली किसी न किसी प्रकार से ये दुखदाई ज़रूर होगी और इसके असर अपने को आगे देखने को मिलेंगे। सरकार भी इस पे अपनी तरफ से काम करने का प्रयास कर रही है। जनता अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। ऐसे कई ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो आपको स्मोकिंग स्टॉप करने के लिए बोलते हैं। लेकिन कुछ कारण हैं जिसके लिए वो बोलते हैं कि आपको स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए। बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में सरकार नहीं बताती। सर जैसे पूछ सकता हूँ जैसे क्या? जैसे कि एम्पुटेशन, जैसे कि हार्ट अटैक्स, जैसे कि स्ट्रोक। अब धूम्रपान वर्जित है का नारा सब जगह लगता है, बोर्ड सब जगह लगता है, टीवी पे ऐड आता है, टाटा मेमोरियल सेंटर का ऐड आता है जी। कि जो है ये इंसान गुटखा खा रहा था, हुँ, हुँ। इसके मुँह का कैंसर हुआ, हुँ, कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो गई। इसको स्मोकिंग थी, ये स्मोकिंग करता था, घर में भी स्मोकिंग करके आता था, लंग कैंसर हो लंग गया। कैंसर। सिगरेट के पैकेट के ऊपर कैंसर और इम्पोटेंस इन 2 चीज़ों की फ़ोटोएँ लगाई जाती हैं। जी, स्मोकिंग के कारण इम्पोटेंस क्यों होगा? क्योंकि जो वेसल्स आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को जाती हैं, जी। वो ब्लॉक होने लग जाती हैं। यही ब्लॉकेजेस के कारण स्ट्रोक होता है, यही ब्लॉकेजेस के कारण हार्ट अटैक होता है, यही ब्लॉकेजेस के कारण लेग अटैक एम्पुटेशन। और अल्टीमेटली हार्ट अटैक या स्ट्रोक हुआ तो बंदा या तो आर या पार होता है। एम्पुटेशन के साथ बंदा पार नहीं होता, रहता यहीं है, लेकिन जीवन एक अंग्रेजी का सफ़र हो जाता है, हिंदी का सफ़र नहीं होता। जी, जी। सर एक क्वेश्चन है जो बहुत यंगस्टर्स सोचते हैं और मेरे कई फ्रेंड्स भी हैं, वो ये कहते हैं कि 1-2 सिगरेट पीने से लाइक कुछ नहीं होता, हफ्ते में 1 ही तो पी रहे हैं यहाँ। शुरुआत हमेशा एक से होती है जी, और उस एक को छुड़वाने में जितना ज़ोर लगता है, आप विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि एक-एक करके इसकी लत लग जाती है और एक लत को छुड़वाना बहुत कठिन जो है प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं छूटती, बिल्कुल नहीं छूटती। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ये बोलने के लिए कि नहीं, आज के बाद मैं स्मोक नहीं करूँगा और कई बार एक झटका लगता है, जिसके कारण से लोग स्मोकिंग बंद करते हैं। हुँ, लेकिन जब वो झटका रिकवर हो जाता है, तो स्मोकिंग वापस। वापस चालू हो जाती है। सम पीपल वेट फॉर अ डबल ट्रबल, उनको दोबारा झटका चाहिए। अब हम समझाते हैं, बहुत सारे लोग समझ जाते हैं, कई नहीं समझते। जी, समझना बहुत ज़रूरी है। हम भी आज की तारीख में आपको जो कुछ भी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं वो फ़ॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं स्मोकिंग नहीं करता। लेकिन मैं सबको ये बोलता हूँ, आपको भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। जो स्मोक करता है, भई अगर आपको अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारनी है, तो राह चलता आदमी तो आपको रोकेगा नहीं। जी, हम उस कुल्हाड़ी से कैसे बचें, ये अपने पे डिपेंड करता है। जी सर। मतलब कुल्हाड़ी वही। भी हम रखते हैं, कूदते भी हम हैं, चोट भी हम ही को लगती है, दुविधा भी हमें होती है, परेशान पूरा परिवार होता है। जी सर।
तो मतलब वो 1-2 सिगरेट भी हार्मफुल है ही। वो 1-2 से चालू होती है एंड इट इज़ नेवर 1 और 2। आज आपके साथ चाय पे 1 सिगरेट पी ली, कल कोई और मिल गया चाय पे, उसके साथ 1-2 पी ली, परसों कोई तीसरा मिल गया, सिलसिला चलता रहता है, माजरा चलता रहता है। जी सर। और सर शुगर की, जैसे स्मोकिंग की हमने बात करी, तो शुगर आजकल सर बहुत ज़्यादा ये बात ट्रेंड में है कि जो अपना टेबल शुगर है, जो रहता है व्हाइट क्रिस्टल वाला शुगर, ये बहुत नुकसान देता है, सल्फर होता है इसके अंदर, और क्या इससे डायबिटीज़ होती है सर? देखिए, चीनी खाने से डायबिटीज़ नहीं होती, अच्छा, ठीक है? ठीक है। ये बात अपने को साफ-साफ दिमाग में डाल देनी चाहिए, चीनी खाने से डायबिटीज़ नहीं होती, लेकिन जिसके डायबिटीज़ है, उसको अपना शुगर इंटेक कितना करना चाहिए, वो अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिलके, अपने फिज़िशियन से मिलके उसको चार्ट आउट करना चाहिए। ओके। सल्फेटेड शुगर लेनी चाहिए, नॉन सल्फेटेड शुगर लेनी चाहिए। मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं शायद इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जी, जी सर, जी। मतलब जिनको डायबिटीज़ है, उनको शुगर से नुकसान हो रहा उनको है। शुगर से नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप वो शुगर ले रहे हो, तो आपको उतनी ही एक्सरसाइज़ करके वो शुगर बर्न करनी पड़ेगी। ओके, ओके। अल्टीमेटली शुगर मेटाबोलाइज़ होके फैट में कन्वर्ट होती है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती जी, है, एक लिमिट तक स्टोर होगा, मसल के अंदर भी स्टोर होती है, लिवर के अंदर भी स्टोर होती है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है, तो मसल और लिवर के अंदर इतनी आसानी से स्टोर नहीं होगी, क्योंकि आपकी इंसुलिन की कमी है या इंसुलिन का रेजिस्टेंस है। जी सर, लेकिन अगर ये शुगर फैट में कन्वर्ट होने लग जाती है, तो फैट कहीं न कहीं तो डिपॉज़िट होगा। राइट। या तो आपकी स्किन के अंदर डिपॉज़िट होगा, या लिवर में डिपॉज़िट होगा, या ब्लड वेसल्स में डिपॉज़िट होगा। जी सर, वो कहीं न कहीं तो अपना खाना ढूँढेगा ही ढूँढेगा। बिल्कुल। मतलब सर अभी तक ऐसा लगता था, सब कई लोगों के अभी भी दिमाग में ये बात होगी कि शुगर ईटिंग से डायबिटीज़ होती है, शुगर ईटिंग से डायबिटीज़ नहीं होती। बट फिर भी उसको अपन मेंटेन करना जी चाहिए, हाँ। क्योंकि जैसा आपने बताया जी हाँ। स्टोर तो होगी वो। कई लोगों की टेंडेंसी होती है डायबिटीज़ की, फ़ैमिलियल हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ की, उनको ज़रूर सावधान रहना चाहिए। जी, उनको अपनी डाइट और एक्सरसाइज़ दोनों पे ध्यान देना चाहिए। ओके। कई लेडीज़ को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद वो सेटल हो जाती है। ऐसी परिस्थिति के अंदर लेटर डेट के अंदर उनके दोबारा डायबिटीज़ होने की संभावना आम जनता से ज़्यादा होती है। जी उनको सर। बखूबी ख़्याल रखना चाहिए, डाइट का, एक्सरसाइज़ का सबका ध्यान रखना चाहिए। जी सर। सर नेक्स्ट मैं मूव ऑन करता हूँ एक क्वेश्चन पे। सर अपने कैरियर के बारे में थोड़ा बताइए, और जैसा आपने मैंने देखा, आपके बारे में पढ़ा, तो 10,000 प्लस लिम्ब सेविंग सर्जरीज परफॉर्म करी है आपने। सर हर बार एक आपके सामने नया केस होता है, एक नई फैमिली होती है, और कितने इमोशंस अटैच होते हैं उसमें, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डॉक्टर्स पे तो बिल्कुल, मतलब सबसे टॉप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही होती है। तो उस सिचुएशन में आप अपने वो काम कैसे रखते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं? आई लव व्हाट आई डू एंड दैट इज़ व्हाट कीप्स मी काम। सेविंग लिम्ब्स has kind of become a passion for me. And it all started when I was in training in Chennai. And from there, my first love was pediatric surgery. ओके। My father was a surgeon, my mother's a pediatrician. She does not practice anymore. But my first love was pediatric surgery. But somehow, over the course of my training, I realized that no doubt pediatric surgery is a fantastic branch. But I think my calling was in vascular surgery. So I had the opportunity to train with the best in Chennai, in Bangalore, and once the decision was taken कि नहीं मेरे को वैस्कुलर सर्जरी ही करनी है। मेरे को याद है मैं धूलिया में उस टाइम पे जो है मैं अपनी लेक्चरशिप कर रहा था। जी। हम कई बार ट्रेनिंग के बाद जो है जगह-जगह जाके गाँव के अंदर छोटे शहरों में, आदिवासी इलाकों में जाके हम प्रैक्टिस करते हैं। सरकार हमको भेजती है वहाँ पर। तो ऐसे ही धूलिया में प्रैक्टिस करते-करते मेरे पिताजी ने मेरे को कहा कि अगर तेरे को जनरल सर्जरी करनी है तो तू ये छोड़ दे और अगर तेरे को वैस्कुलर सर्जरी करनी है, तो आगे जा। तो फिर मैंने जनरल सर्जरी छोड़ के 2000 आई थिंक 5 के बाद मैंने जनरल सर्जरी की तरफ मुँह मोड़ के नहीं देखा। मेरा पूरा समय वैस्कुलर सर्जरी की तरफ जाता है और मेरा प्रयास ये रहता है कि हर पेशेंट जो मेरी ओपीडी में आता है, जो मेरा ओपिनियन लेने आता है, उसको मैं बेस्ट से बेस्ट सुझाव देके, उसकी दुविधा जो है, उसको सॉल्व करूँ। किफ़ायती से किफ़ायती दामों में जो हम बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जी सर। with the advanced technologies that we have, हम उसको देने का पूरा-पूरा प्रयास करते हैं। Technology is expensive, but then we try to make sure that we kind of use it judiciously.
and use it to the best possible cause. ओके सर। किसी भी परिवार को इस परिस्थिति में देखना कि उसका किसी परिजन का पाँव निकलने वाला है, ये मेरे लिए भी जो है बताना कि पाँव काटना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ कि ये स्टेटमेंट देना मेरे लिए एक जज जो डेथ सेंटेंस देता है, मेरे लिए ये स्टेटमेंट वही मायने रखता है, जो एक जज डेथ सेंटेंस देता है। वी डोंट वांट टू गिव दैट डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस भी एकदम लास्ट रिसॉर्ट में दिया जाता है फॉर द रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट क्राइम्स। और एम्पुटेशन भी रिकमेंड हम तभी करते हैं जब हमको लगता है कि नहीं, देयर इज़ नथिंग एल्स दैट कैन बी डन, इट कैन नॉट बी सेव्ड। अगर मुझे लगता है कि मैं इसमें 1% या 2% चांस भी दे सकता हूँ पाँव को बचाने के लिए, मैं परिवार को भी काउंसल करने का प्रयास करता हूँ। मैं खुद भी अपनी तरफ से जी-जान की कोशिश लगाता हूँ। मेरी पूरी टीम लगाती है और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर हर वैस्कुलर सर्जन वो जी-जान से कोशिश लगा देता है, अगर उसको हल्की सी भी रोशनी दिखती है, तो उस रोशनी को एक चिराग और चिराग को पूरी जो है मशाल के अंदर कन्वर्ट करने में वो पूरा-पूरा प्रयास लगाते हैं। जी एंड सर। दिस इज़ नॉट जस्ट इन राजस्थान और इन इंडिया, आई कैन से दैट प्राउडली विद वैस्कुलर सर्जन्स अक्रॉस द ग्लोब। जी सर। सर आपने बोला लिम्ब सेविंग सर्जरी, ये थोड़ा समझा नहीं सर, लिम्ब सेव करने के लिए सर्जरी कैसे? देखिए क्या होता है, अगर खून की नसों में रुकावट होने लग जाती है जी। और उसके कारण पाँव में कोई घाव हो गया या उँगली काली पड़ गई, तो ऐसी परिस्थिति में दर्द बहुत ज़बरदस्त होता है, असहनीय होता है। किसी की हड्डी टूटी हो और हड्डी स्टेबलाइज़ नहीं की गई हो और आप हड्डी को बार-बार मूव करते रहो, उस प्रकार का दर्द होता है। रात की नींद खराब हो जाती है, परिजन परेशान, पेशेंट परेशान। तो ऐसे में काउंसलिंग करना और सही उपचार, सही समय पे देना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या ट्रीटमेंट करना है, ये सारा का सारा पर्सनलाइज़्ड होता है। मुझे किसी पे बायपास करना है या मुझे किसी के ऊपर एंजियोप्लास्टी करनी है या मुझे दोनों को कंबाइन करके देना है, ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। अच्छा, मतलब ऐसी देयर भी इज़ चीज़ें आप ट्राई करते हैं कि जिससे लिम्ब एम्प्यूट करने की जगह कोई और तरीके से बचाया जा सके उससे? किसी भी तरीके से पाँव बचाने का प्रयास जो हम कर सकते हैं, वो हम सब प्रयास कर सकते हैं। जी सर। जो हिस्सा काला हो चुका होता है, वो डेड है, उसको निकालना पड़ता है। नहीं तो वो लेकिन स्प्रेड भी होगा? जी हाँ, उसमें बाद में इन्फेक्शन होके वो स्प्रेड भी हो सकता है। लेकिन ये उँगली निकालने का काम जो कुछ भी होता है, ये सब खून का दौरा बढ़ाने के बाद करना चाहिए, अनलेस वो एरिया इन्फेक्टेड ना हो, ओके सर, ओके। ठीक है? सबसे पहले खून का दौरा बढ़ाने का काम होता है और फिर उँगली कोई छोटी-मोटी जैसे भी निकालनी होती है, फिर निकालने का काम होता है। ऐसा नहीं है कि अगर अंगूठा निकला है तो आप चल नहीं सकते या 5वीं या हुँ, चौथी उँगली हुँ। निकली है तो आप चल नहीं सकते। आप चल सकते हो। आप शायद दौड़ नहीं पाओगे, लेकिन आप तेज़ चल सकते हो। आपको स्टिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हुँ, हुँ। लेकिन जैसे-जैसे हम और ऊपर जाते आते हैं, उँगली की जगह फोरफुट पे आ जाते हैं, फुट की जगह जो है मिडफुट पे आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर फिर चलने के लिए आपको एक स्टिक की ज़रूरत पड़ सकती है, प्रोस्थेसिस की ज़रूरत नहीं होती। जी, जी। प्रोस्थेसिस तभी लगता है अगर हम घुटने के नीचे या घुटने के ऊपर से पाँव निकालें और वो हमारे लिए लास्ट रिसॉर्ट होता है। जी सर। जब हम आगे और कुछ नहीं कर सकते हैं, पाँव इतना खराब हो चुका होता है कि हमारे पास पाँव को निकाल के जान बचाने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं होता। हमको जान बचाने के लिए पाँव निकालना पड़ता जी सर, जी। है। लास्ट रिसॉर्ट, नॉट रिकमेंडेड फर्स्ट स्टॉप। ओके। अभी सर आप अपेक्स हॉस्पिटल में वर्क जी कर रहे हाँ। हैं। जी। सर मैं इनफैक्ट आपके काफ़ी पेशेंट से भी मिला हूँ पर्सनली भी, और आपकी काफ़ी तारीफ़ भी सुनी है। कुछ केसेज़ में हाँ आई गेस जो पैर का नीचे का पोर्शन है वो कट करना पड़ा था। तो पहली बार मैंने तब आपका नाम सुना था कि आप मतलब एक एम्पुटेशन की सर्जरी होती है इसमें। सर मैं आपके बारे में पढ़ भी रहा था, तो मैंने ये देखा आप फर्स्ट पेरिफेरल वेस्कुलर सर्जन हैं। तो एक तो मेरे को इस बारे में जानना है सर, फर्स्ट मतलब आपने स्टार्ट कैसे किया ये, और दूसरा इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं सर, पेरिफेरल और वेस्कुलर, इन दोनों का थोड़ा-सा बेसिक मतलब बताएँगे? देखिए, फर्स्ट इसलिए क्योंकि जून 2013 में सबसे पहले जो है मैं और मेरे एक और कलीग हैं डॉक्टर आशीष लड्ढा कोटा में। जी। हम दोनों यहाँ पे राजस्थान में आए और हमने यहाँ पे वैस्कुलर सर्जरी चालू करी। आशीष कोटा में है, मैं जयपुर आया। बहुत जल्दी यहाँ आके ये पता पड़ गया कि जो है लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस पे काम करना चालू करा और आज इस मकाम पे पहुँचे हैं कि हाँ, अवेयरनेस भी है। आप और हम बैठ के इसके ऊपर गुफ्तगू भी कर रहे हैं। जी। तो येस, इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी बट अ वेरी सैटिस्फाइंग जर्नी। जी सर। एंड सर इसका मतलब बताएँगे पेरिफेरल येस, पेरिफेरल वेस वास्कुलर, सॉरी आई फॉरगॉट। ओके, सो वास्कुलर बेसिकली मीन्स ब्लड वेसल्स, ओके। ओके?
हिंदी में अपभ्रंश के तौर पे इसको नस बोलते हैं, लेकिन नस तार की नस और खून की नस दोनों होती है, ओके। ठीक है? लेकिन दोनों को सेग्रीगेट करना है, दोनों को सेपरेट सेपरेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी को तार की नस की दिक्कत होती है, जैसे रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई डिस्क खिसक गई, तार की नस दब गई, तो वो न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी में जाते हैं। ठीक है, जो सिग्नल्स ब्रेन जो सिग्नल देता है, आप उस नर्व की बात कर रहे हैं। जी ओके। हाँ, और ब्लड वेसल जो हार्ट से निकल के ब्लड बाकी पूरे शरीर में जाते हैं। जी उदाहरण के तौर पे आप देखिए, घर में अपने पानी की टंकी है, जी। लेकिन वो पानी की टंकी अपने आप से आपको पानी सप्लाई नहीं करेगी। उसको पानी सप्लाई करने के लिए आपको जगह-जगह पाइप लगाने पड़ते हैं। जी। पाइप से पानी लेने के लिए आपको जगह-जगह पे नल लगाने पड़ते हैं। वो नल से पानी एक बार जब आता है, तो उसको वापस भेजने के लिए आपको ड्रेन्स लगानी पड़ती हैं। बिल्कुल। ठीक इसी प्रकार से हार्ट से सारे ब्लड वेसल्स निकलते हैं, जिनको हम आर्टरी बोलते हैं। तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड लेके पूरे शरीर में जाती हैं। जी। शरीर के अंदर वो ब्लड से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, ऑक्सीजन निकलती है, शरीर को पोषण मिलता है, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, और वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन निकला हुआ ब्लड, जिसको अपन गंदा खून बोलते हैं, जी। अगेन अपभ्रंश के तौर पे, तो वो खून वापस वेन्स के ज़रिए से हार्ट की तरफ जाता है। ओके। और फिर हार्ट से निकल के लंग के अंदर वापस ऑक्सीजनेट होके वो ब्लड वापस शरीर के अंदर सर्कुलेट होता है। ओके सर। तो वैस्कुलर कार्डियोवैस्कुलर भी होता है, जिसके अंदर हार्ट की ब्लड वेसल्स आ गई। न्यूरोवैस्कुलर होता है, जहां दिमाग की ब्लड वेसल्स आ गई, और एक पेरिफेरल वैस्कुलर होता है। पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जरी के अंदर हम दिल और दिमाग की खून की नसों को छोड़ के शरीर की बाकी सारी खून की नसों का इलाज करते हैं। ओके ओके। ठीक है? तो इसके अंदर दिमाग को जो नसें जाती हैं वो भी आ गई, दिमाग के अंदर की नसें नहीं, दिमाग को जो नसें जाती हैं, गर्दन के अंदर जो नसें होती हैं वो आ गई, और हार्ट से निकल के आपके बाकी सारे ऑर्गन्स तक, पाँव तक जितनी भी नसें आती हैं, वो सारी की सारी पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जरी के अंदर आ गई। ओके, मतलब लिटरली वर्ड पेरीफेरी अराउंड। जी हाँ। ओके ओके। राइट। ओके सर। सर मैंने ये भी देखा आप वीएसआई वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर भी हैं। जी हाँ। सर ये सोसाइटी क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया 1994 के अंदर फॉर्म हुई थी। जी। करीबन 30 वैस्कुलर सर्जन्स थे, लाइक माइंडेड पीपल थे जो डेडिकेटेड वैस्कुलर सर्जरी करते थे। उन्होंने चेन्नई में मिलके जो है वैस्कुलर सोसाइटी का निर्माण करा। 6 अगस्त हमारा फाउंडेशन डे है। 30 मेंबर से स्टार्ट की गई वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया 1994 के अंदर आज की तारीख में करीबन 700 मेंबर से लैस है। इसमें हम करीबन 500 साढ़े 500 मेंबर एक्टिव प्रैक्टिसिंग वैस्कुलर सर्जन्स हैं जो खाली वैस्कुलर सर्जरी करते हैं, और हम अपने आप को किसी प्रकार से डाइल्यूट नहीं करते। ओके। मतलब हम और कोई भी दूसरी स्पेशलिटी का काम नहीं करते। तो वैस्कुलर सोसाइटी का मकसद एसेंशियली वैस्कुलर एजुकेशन, वैस्कुलर ट्रेनिंग, वैस्कुलर एजुकेशन और जनता के अंदर एजुकेशन, ये हमारा मकसद है। ओके सर। सर अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी, आपने कहा था इस बारे में लोग अवेयर नहीं है। जैसे मैंने भी पहली बार नाम सुना था लेग अटैक, अभी तक हार्ट अटैक सुना था, ब्रेन अटैक सुना था, अब ये लेग अटैक या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के बारे में सब अवेयर नहीं है। और आपने ये भी बताया कि जैसे सिगरेट का कनेक्शन, अब तक यही पता था कि लंग कैंसर होता है सिगरेट से, जो भी वार्निंग्स होती थी, टोबैको कॉजेज लंग कैंसर, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। सर इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में अवेयरनेस क्यों नहीं है सर, कोई पर्टिकुलर रीजन? अवेयरनेस इसलिए नहीं है क्योंकि जितने हार्ट अटैक होते हैं और जितने कैंसर के केसेस होते हैं, उससे शायद कम पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज के केसेस होते हैं, शायद कम। अब दिक्कत ये आती है कि हम कैंसर वाली लेबल की सिगरेट तो हम पी लेंगे, लेकिन अगर उसपे इम्पोर्टेंस लिखा होगा तो बंदा आके बोलता है कि यार ये कौन सी दे दे, तो कैंसर वाली दे दे, तू क्यों मेरे को जीते जी मार रहा है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि इसके कारण और भी कुछ हो सकता है। लंग्स आपकी खराब होंगी, हाँ, आपकी जो है अलग कैंसर्स हो सकते हैं, जी। हाँ, लेकिन हार्ट अटैक, स्ट्रोक और लेग अटैक, ये तीनों हो सकते हैं। ये वैस्कुलर प्रॉब्लम्स जो हैं, ये अक्यूट भी हो सकती हैं और ये क्रॉनिक भी हो सकती हैं। अक्यूट मतलब ये है कि अगर कोई परिस्थिति या अचानक से डेवलप हुई हो, डेफिनेशन के हिसाब से 14 से 21 दिन के अंदर, तो उसको अक्यूट बोलते हैं। अब मानो किसी को छाती में दर्द हुआ, सुबह 4 बजे दर्द चालू हुआ, उसके पहले कोई दिक्कत नहीं थी, बंदा 3 दिन पहले तक जो है रोज़ 4 किलोमीटर पैदल चलना और जो है अपना काम-काज करना, 4-5 फ्लाइट सीढ़ियाँ चढ़ना, सब काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। किसी प्रकार का छाती में दर्द नहीं, किसी प्रकार का पाँव में दर्द नहीं, किसी प्रकार की लड़खड़ाहट नहीं।
लेकिन अचानक से जो है मानो सुबह 4 बजे छाती में भारीपन महसूस होता है। यह एक एक्यूट हार्ट अटैक के फीचर्स हो गए, ठीक है? हुँ, हुँ। क्रॉनिक में क्या होगा? आप चलते हो, थोड़ा दर्द होता है, लेकिन थोड़ा आराम करने पे वापस दर्द कमती हो जाता है। आपकी हार्ट रेट अगर मानो 60-70 पे रहती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 90-100 पे चली गई, तो छाती में दर्द चालू हो गया। ओके। ये एक्यूट और क्रॉनिक हार्ट अटैक हो गया। इसी प्रकार से लेग अटैक भी होता है। अचानक से पाँव की नसों में खून का दौरा बंद होना, यह एक एक्यूट अटैक हो गया। और धीरे-धीरे बंद होना, जैसे कि अपन पहले कुछ देर पहले बात कर रहे थे, कोलेस्ट्रॉल के डिपॉज़िट से वो धीरे-धीरे बंद होता है, तो वो क्रॉनिक कंडीशन हो गई। लेग अटैक दोनों परिस्थिति में हो सकता है। हार्ट अटैक भी दोनों परिस्थिति में हो सकता है। यातायात अचानक से भी डेवलप हो सकता है और धीरे-धीरे भी डेवलप हो सकता है। जी, लेग अटैक भी अचानक से भी डेवलप हो सकता है और धीरे-धीरे भी डेवलप हो सकता है। जी सर। तो सर जैसे अवेयरनेस की हम बात कर रहे थे। अभी जैसे हमने बात करी स्मोकिंग की कि लंग्स कैंसर का उस पे लेबल लगा होता है, बट इसके बारे में नहीं होता। तो सर इसके लिए कोई इनिशिएटिव्स हैं अभी करंटली जो चल रहे हो लेग एम्पुटेशन या लेग अटैक को बताने के बारे में? देखिए, इसी इनिशिएटिव को और इसी एक अहम जो एक प्रक्रिया रहती है एम्पुटेशन वाली, इसी को बचाने के लिए और जनता के अंदर जागरूकता लाने के लिए जो है, वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक पहल रहती है हर साल, एम्पुटेशन फ्री वर्ल्ड, एम्पुटेशन फ्री इंडिया करके। और अक्सर इसको जो है हम फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त के अंदर इसको हम जो है जागरूकता का पहल जो कुछ भी होता है वो चालू हम उस दिन से करते हैं, चलता जी। पूरे साल है। और आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पिछले साल भी हम करीबन 26 शहर थे, जहाँ पे एक एम्पुटेशन फ्री राजस्थान या एम्पुटेशन फ्री इंडिया की जो है, हमने जगह-जगह पे वॉकाथॉन्स ऑर्गेनाइज़ की थी। ठीक उसी पहल में इस बार भी कई जगह वॉकाथॉन्स ऑर्गेनाइज़ हो रही हैं, लेकिन जयपुर के अंदर राजस्थान एक समय पे जो है बीमारू स्टेट के नाम पे माना जाता था, कि जो है यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सबसे खराब हैं, लोगों में जागरूकता सबसे खराब है, एजुकेशन बिहार और यूपी के बराबर मानी जाती थी, नॉट एनीमोर। राजस्थान बीमारू स्टेट नहीं है, राजस्थान अपने आप में जो है एक पावर हाउस हो चुका है जहाँ तक हेल्थ है। और ये तो बात हो गई ट्रीटमेंट की। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जनता जागृह हो, सचेत रहे, पहचाने, हुँ, हुँ। इस समस्या को समझे कि एम्पुटेशन भी एक चीज़ होती है। कॉज़ खाली पर्यावरण या नो टू प्लास्टिक ही नहीं होता, शरीर के ऊपर भी हमको ध्यान देना पड़ता है। वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक ये पहल है कि लोगों के अंदर हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को हम बढ़ावा दें, उनको एक्सरसाइज़ की तरफ हम प्रोत्साहन दें। जो लोग दौड़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, उनके लिए अलग-अलग रेस कैटेगरीज़ का जो है एक मैराथन टाइप्स कुछ हो। तो उसी पहल में उसी के संदर्भ में जो है हमने एक ये पहल चालू करी है, एम्पुटेशन फ्री वर्ल्ड, एम्पुटेशन फ्री इंडिया, एम्पुटेशन फ्री राजस्थान। और इसी जागरूकता को फैलाने के लिए जो है हमको ये लगा कि सबसे बढ़िया तरीका वॉकाथॉन और शायद उससे भी बढ़िया तरीका और भी लोगों तक पहुँचने के लिए मैराथन ऑर्गेनाइज़ करना है। मैराथन दौड़ने के लिए फ़िटनेस लेवल ही अलग चाहिए होता है, जी। आपका मेंटल मेकअप अलग चाहिए होता है। मैं दाद देता हूँ उन लोगों की जो 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर भाग लेते हैं। ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ना बहुत आसान है, क्योंकि ट्रेडमिल आपको पुश कर देती है। जी। लेकिन जैसे कि स्टेडियम में मैच देखने का आनंद कुछ और होता है। यदि आप वही वॉकिंग और रनिंग कई हज़ारों लोगों के साथ करें, तो उसका आनंद कुछ और होता है। मैंने भी शुरुआत ऐसे ही की थी। जी। आज की तारीख में मैं भी कई मैराथन्स दौड़ता हूँ, कभी 5, कभी 10। 21 दौड़ने की कभी क्षमता नहीं बनी, कभी मानसिक बल नहीं बना। कोशिश करूँगा कभी दौड़ने की, लेकिन अभी मैं अपने आप को 10 तक लिमिट कर रहा हूँ। जी। जनता से भी मैं यही आग्रह करूँगा कि आप इस अवेयरनेस का एक पार्ट बनें, इस अवेयरनेस को और बढ़ाएँ, लोगों को और प्रोत्साहित दें। और इस इवेंट के साथ एक एम्पुटेशन फ्री वर्ल्ड हाफ मैराथन जो हम जयपुर में 4 अगस्त को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जी। उसके साथ वो आके जुड़ें। रजिस्टर करना बहुत ही आसान है। amputationfreeworld.com पे जाके आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं।
रेस कैटेगरीज 3, 5, 10 और 21 जैसी आपको पसंद हो, आप उसमें भाग ले सकते हैं। जी सर। 3 और 5 के लिए सब आएँ। 10 और 21 के लिए जो लोग ट्रेन्ड रनर्स हैं और जो लंबे समय तक रनिंग करते आ रहे हैं और जो अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, मैं कहूँगा कि 10 और 21 के लिए वही लोग आएँ। आप अपने आप को पुश ज़रूर करें, लेकिन लिमिट के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको 10 किलोमीटर जो है 1.5 घंटे के अंदर ही दौड़नी है, जी, लेकिन आप शुरुआत 3 और 5 से करें। धीरे-धीरे अपने डिस्टेंसेस बढ़ाएँ। जैसे कि मैंने कुछ समय पहले भी कहा था कि जो है, अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी लिमिट के हिसाब से आपको अपनी लिमिट और बढ़ानी चाहिए। राइट, राइट। तो हमारा मकसद इस मैराथन का यही है कि जनता तक जो है हम एक ये मैसेज पहुँचाएँ, उनको हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ जागरूक करें। एम्पुटेशन जैसी एक बहुत ही विकट परिस्थिति के बारे में उनको जानकारी दें, उनसे बचाव का उनको उपाय बताएँ। इलाज सही समय पे लें, दवाई अगर लेनी है तो वो भी सही समय पे लें। एक्सीडेंट्स से बचें। जी, जो यात्री गाड़ियों पे चल रहे हैं, उनको पेडेस्ट्रियंस का ध्यान रखना चाहिए। जो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कारों में जा रहे हैं, उनको साइक्लिस्ट का ध्यान रखना चाहिए, मोटरसाइकिलिस्ट का ध्यान रखना चाहिए। जी सर। अल्टीमेटली अगर हम एक-दूसरे का ख़्याल नहीं रखेंगे, तो जैसे मैंने कुछ समय पहले कहा था, हिंदुस्तान एक एम्पुटेशन कैपिटल ऑफ द क्या वर्ल्ड बोले? बन जाएगा। हम नहीं चाहते कि ऐसी परिस्थिति हो। सरकार का भी इसमें योगदान रहता है। लेकिन मदद जब तक हम खुद अपनी नहीं करेंगे, तब तक कोई अपनी मदद करने आगे नहीं आएगा। जी सर। मदद एक पहल से चालू होती है, एक थॉट से चालू होती है। हम ये चाहते हैं कि ये थॉट एक चिंगारी बने, चिंगारी बन के ये आग की तरह फैले। जनता में जागरूकता आए कि हाँ, एम्पुटेशन से अपने को बचना चाहिए, वैस्कुलर डिज़ीज़ेज़ से अपने को बचना चाहिए। अल्टीमेटली डॉक्टर के पास अपने को जो है किसी इलाज के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन अगर प्रिवेंशन हो सके, देन दैट इज़ बेस्ट। प्रिवेंशन इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर बेटर देन देन क्योर। क्योर। जी, जी, बिल्कुल सर। यही हमारा मकसद है, यही सोसाइटी का मकसद है और इसी पहल के अंदर हम एम्पुटेशन फ्री वर्ल्ड हाफ मैराथन जयपुर शहर के अंदर लेके आए हैं। जी सर। तो मतलब जैसा आपने कहा सर, स्टेडियम में जैसे मैच देखने का मज़ा अलग है, वैसे ही सबके साथ भागने का मज़ा अलग, और वो भी सर एक कॉज़ के लिए, बिल्कुल, मोस्ट इम्पोर्टेंटली तो एक इतने नोबल कॉज़ के लिए कि एम्पुटेशन के बारे में सब अवेयर रहें, लोग अपने हाथ-पैर ना खोएँ, कि इससे बिल्कुल। बेटर और क्या होगा? एब्सोल्युटली, जी सर। 100% एग्री विद यू। जी सर। तो सर वेबसाइट आपने बताई amputationfreeworld.com। जी हाँ। जी, तो इस पे इवेंट की डिटेल सब अवेलेबल? इसमें इवेंट्स की सारी डिटेल्स हैं। आपको कौन-सी रेस कैटेगरी में रजिस्टर करना है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्यूआर कोड से आगे प्रोसीड करना है, तो आप वैसे कर सकते हैं। इसका टाउनस्क्रिप्ट और इंडिया रनिंग पे भी है अच्छा। और बहुत जल्द पेटीएम एंड बुक माई शो पे भी जो है, ओके, ओके। इसका प्रचार चालू होने वाला है। जी So you can सर। book through any of these 4 sites: India Running, Townscript, Paytm and Book My Show. Otherwise we have the website. आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आपको वेबसाइट में मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जयपुर वासियों से, राजस्थान वासियों से, देशवासियों से, विश्ववासियों से कि आप इस कॉज़ के साथ जुड़ें। जी। एम्पुटेशन से खुद भी बचें, लोगों को भी बचाएँ, राह चलते आदमियों का ध्यान रखें। बाइक वाले पेडेस्ट्रियंस का, कार वाले बाइकर्स का, सब एक-दूसरे का ख़्याल रखें। जागरूकता फैलेगी, देश सेहतमंद होगा तो देश प्रगति भी करेगा। बिल्कुल सर। जी। तो मैं ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी सर ने पोर्टल्स बताए, आपको इस मैराथन के बारे में डिटेल्स चाहिए तो amputationfreeworld.com पे आप चले जाइए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड जैसे सर ने बताया कि पेटीएम, बुक माई शो, इंडिया रनिंग एंड टाउन स्क्रिप्ट पर भी, इन फेमस प्लेटफॉर्म्स पर इसके रजिस्ट्रेशंस अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट वहाँ पे रजिस्टर भी कर सकते हैं, एंड प्लीज़ रजिस्टर इट एंड रन फॉर अ कॉज। जी सर। एंड thank you so much sir for sharing this immense knowledge with us and enlightening us, and sir ये wonderful insights देने के लिए जिससे हम अपने हाथ पैर बचा सकते हैं। Thank you so much sir. Thank you for the opportunity. जी, Lovely. thank you.